ब्रिटेन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने हाल ही में कुछ ऐसी चेतावनियां दी हैं जिसने ना सबको चौंका दिया है। सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन वाकई रूस के साथ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है? आज हम इसी गंभीर सवाल की गहराई में जाएंगे। और देखिए, सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, असली सवाल है एक लंबी जंग का। मिलिट्री एनालिस्ट्स के बीच आजकल यही बहस चल रही है कि अगर जंग छिड़ गई तो क्या ब्रिटेन कुछ हफ्तों से ज्यादा टिक भी पाएगा। जरा सोचिए, एक सुबह लोग उठते हैं और उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है, बैंक पेमेंट्स फेल हो रही हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये एक मॉडर्न हाइब्रिड वॉर की शुरुआत हो सकती है जिसका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, क्या ब्रिटेन की ताकत बस कुछ ही हफ्तों की है? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। और ये चेतावनी ना बिल्कुल सीधी और गंभीर है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के हमीश मुंडेल कहते हैं कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है कि ब्रिटेन के पास कुछ हफ्तों से ज्यादा चलने वाली लड़ाई के लिए कोई प्लान भी है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि मिलिट्री की जो प्लानिंग है वो इस उम्मीद पर टिकी है कि जंग में ज्यादा लोग मारे ही नहीं जाएंगे। जैसा कि मुंडेल कहते हैं, ये तो एक आशावादी योजना हुई जो शायद हकीकत से बहुत बहुत दूर है। देखिए, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो क्या किसी देश के पास जंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक्स्ट्रा सैनिक, हथियार और सप्लाई मौजूद हैं? और एक्सपर्ट्स का जवाब साफ है, ब्रिटेन के पास इसकी बहुत ज्यादा कमी है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट जस्टिन क्रम्प इस तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, गोला बारूद, तोपें, गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम, सैनिक, हर चीज की कमी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने की क्षमता वो लगभग जीरो है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की लड़ाई होती कैसी है? चलिए यूक्रेन में चल रही जंग से मिले सबक पर एक नज़र डालते हैं। यूक्रेन की जंग ने ना दो बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। पहली, ड्रोन्स। ये अब हर लेवल पर लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। और दूसरी चीज है मास, यानी सैनिकों और हथियारों की भारी तादाद। ये आज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। चैथम हाउस के कीर जाइल्स इसी बात पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि अगर जमीन पर रूस का सामना करना है तो बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार होना ये बेहद जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ब्रिटेन और रूस मिलिट्री ताकत और प्रोडक्शन के मामले में आखिर कहाँ खड़े हैं। और ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है ब्रिटेन की पूरी डिप्लॉयबल आर्मी, जिसमें है लगभग 54,000 सैनिक, और दूसरी तरफ है रूस, जो हर महीने, जी हाँ, हर महीने लगभग 30,000 नए सैनिक सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई के लिए जंग में भेज रहा है। ये जमीन आसमान का अंतर है। अब अगर डिफेंस पर होने वाले खर्च को देखें तो ब्रिटेन अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करने का टारगेट रख रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस, वो पहले से ही लगभग 7% खर्च कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों की नेशनल प्रायोरिटीज कितनी अलग हैं। और ये जो भारी भरकम खर्च है, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। रूस हर महीने अंदाजन 150 टैंक बना रहा है। सिर्फ टैंक ही नहीं, इसके साथ ही हर महीने लगभग 550 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी बनाए जा रहे हैं। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। आज की जंग का एक बेहद घातक हथियार है लैंसेट ड्रोन, और रूस हर महीने 120 से ज्यादा ऐसे ड्रोन बना रहा है। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल मशीन है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए काम कर रही है। तो इन सब आंकड़ों को देखकर सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन अकेला पड़ जाएगा? जवाब है नहीं। और यहीं पर नेटो की भूमिका सामने आती है, जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स को ये डर है कि अगर रूस यूक्रेन में जीत गया तो वो यहीं नहीं रुकेगा। उसकी अगली नज़र हो सकती है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच के सुवाल्की गैप पर, बाल्टिक देशों पर और बर्फीले आर्कटिक पर। ये वो जगहें हैं जो नेटो और रूस के बीच अगले टकराव का पॉइंट बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ब्रिटेन इस लड़ाई में अकेला नहीं होगा। उसकी पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी पर टिकी है, जिसका सीधा सा मतलब है एक पर हमला मतलब सब पर हमला। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है,
क्या नाटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस्टोनिया के एक छोटे से शहर नार्वा को बचाने के लिए रूस से सीधी जंग मोल लेगा? और सच कहें तो यही अनिश्चितता नाटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आखिर में हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हथियारों और सेना से हटकर क्या ब्रिटेन का समाज एक बड़ी जंग में लगने वाले बलिदानों के लिए तैयार है? एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि ब्रिटेन के लोग अपने यूरोपियन पड़ोसियों जैसे पोलैंड या बाल्टिक देशों के मुकाबले जंग की संभावना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हालत ये है कि वहाँ मिलिट्री सर्विस पर बात करने की कोशिश भी उल्टी पड़ जाती है। और आखिर में कीर जायल्स की ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि जिन अधिकारों और आज़ादी को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो असल में खतरे में हैं और आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश समाज अपनी आज़ादी और सुरक्षा की कीमत चुकाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कागज़ों पर नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले वक्त की चुनौतियों में मिलेगा।